मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी को इनवाइट करता हूँ। एक्चुअली वो संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। हम लोग तो जनरलिस्टिक बातें करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए बात करती, तो आज हमने उनको विशेष अनुरोध पर आमंत्रित किया है। प्रोफेसर साहब, स्वागत और धन्यवाद। और इसके लिए भी धन्यवाद कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज के इतने स्टेटमेंट भी इन लोगों के सुने। अब सर हमें बताएं, भारत के संविधान की खूबी क्या है और ये हमको एक नागरिक के रूप में कितना आश्वस्त करने वाला है? देखिए, भारत का संविधान जो है, नॉर्मली संविधान क्या है इस पे अगर चर्चा करें थोड़ा सा, लेकिन मैं शुरुआत में एक चीज बता दूं। प्लीज सर, गो अहेड। मुझे जब तो संविधान क्या है, तो संविधान को सामान्यतः हम कहते हैं इट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। भारत का संविधान लेकिन इससे इतर है। इतर इसलिए है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड तो है ही है, लेकिन ये सामाजिक आर्थिक न्याय का दस्तावेज है। एक बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक विसंगति जो आजादी के समय थी, उसको हमने दूर करने का प्रयास संविधान के माध्यम से किया, और हमने उन तमाम प्रश्नों का हल संविधान के माध्यम से खोजने का प्रयास किया जो प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे राष्ट्रीयता आंदोलन के दौरान, या जिन प्रश्नों पे हमने गहराई से, गंभीरता से विचार नहीं किया था राष्ट्रीयता आंदोलन के दौरान, यह सोचकर या यह कह के कि आजादी पहले मिल जाए, उसके बाद जो है हम इस पे विचार कर लेंगे। तो इसलिए संविधान, भारत का संविधान जो एक क्रिटिसिज्म होता है ना कि इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? हमने जो सबसे विस्तृत इसलिए बना क्योंकि तब तक भारतीय संविधान सभा जो थी, जो गठित हुई, उस संविधान सभा में जितने लीगल एक्सपर्ट्स, जितने लीगल ल्यूमिनरीज और जितने लीगल स्टालवर्ट्स थे, शायद दुनिया के किसी एक देश में एक छत के नीचे वो नहीं बैठे होंगे जितने संविधान सभा की बैठकों में एक साथ बैठे। किसी का नाम लीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, बाबा साहब, वो तो थे ही थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन उसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, कौन नहीं था? मतलब एक से एक, आप जिसका के मुंशी साहब थे, जो थिंक एनीबडी एंड ही इज देयर। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में मैं बता दूं कि पहली चीज कि सिर्फ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के साथ साथ हमको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करता है। अभी किसी ने कहा राइट टू इक्वालिटी की बात, राइट टू इक्वालिटी में भी देखिए, इंग्लैंड में राइट टू इक्वालिटी है। हमने सिर्फ इंग्लैंड का नहीं लिया राइट टू इक्वालिटी, हमने राइट टू इक्वालिटी भी ली, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ भी लिया और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी लिया। हमने ये भी कहा कि एक तो सब कानून के समक्ष राजा और रंक बराबर होंगे, और उसी के साथ साथ जो हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की, तो उससे एक स्टेप और आगे बढ़ गए। हम लोगों ने कहा कि समान व्यक्तियों के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, लाइक्स विल बी ट्रीटेड अलाइक, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून का समान संरक्षण, इन दोनों में बड़ा मतलब फाइन डिफरेंस है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, लेकिन ये भी सही है जो उदयवीर कह रहे थे, उदयवीर जी, कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे समाजवादी लक्ष्यों के अनुरूप संविधान चलाए जाने का संकल्प पूरे संविधान में अंतर्निहित है। आप चाहे फंडामेंटल राइट्स देखिए, प्रस्तावना देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखिए, आरक्षण के प्रावधान देखिए, स्पेशल स्टेटस टू हिल स्टेट्स देखिए, तमाम जगहों पे आपको ये दिखेगा कि भारतीय संविधान कहीं ना कहीं एक विचारधारा के लोग प्रोफेसर साहब ये प्रश्न उठाते हैं, अभी अनिला जी भी बोल रही थी और वैसे भी तमाम जगहों पर पढ़ने और देखने को मिलता है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो बाद में ऐड ऑन किए गए, जो उस वक्त नहीं किए जा सकते। वो तो सबको पता है, वो नहीं किए जा सकते थे, ऐसा था क्या? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, ये सबको पता है। और प्रस्तावना अमेंडेबल है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मुहर लगाई थी कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस पे वो तो लीगल क्वेश्चन उस पे उठाना बेकार है, मतलब वो बेमानी है। लेकिन संविधान, जैसे आपने कहा ना, अभी आप कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि भारत के संविधान को अनिवार्य कर देना चाहिए। मैं बता दूं, तमाम भ्रांतियां हमारे संविधान के बारे में है। कई बच्चों को, अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोगों को, मैं तो अपनी क्लास में पढ़ाते समय जब पूछता हूं प्रश्न, तो कई बार ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। चैनलों पर बैठ के जिस तरह से लोग संविधान के विषय में बहस करते हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए
कि अनुच्छेद 395 के बाद 396 कौन सा है तो नहीं बता पाएंगे। मैं सबकी जानकारी के बता दूं कि अनुच्छेद 395 ही है सर। वो तो उनका आप बहुत विस्तार दूर हुआ है। चले गए, जो अपने राइट्स नहीं, हैं बता- इनके पास 12 से 35 वो पूछिए तो नहीं पता। मैं इसलिए इस हक में हूं कि इसको स्प्रेड किया जाना चाहिए और शिक्षा में इसको अनिवार्य कर दिया बिल्कुल आपने कहा कि जैसे सबका मानना है संविधान तो सबके लिए जरूरी है, हम आप बोल रहे हैं तो इस संविधान के अंतर्गत ही तो बोल रहे हैं। बिल्कुल सर। लेकिन राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी आती हैं। करेक्ट। ये सही है कि संविधान में हम राइट्स तो खोजते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं। हम लिबर्टी और लाइसेंस, डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बढ़िया कहा था। लास्ट स्पीच जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, तो उन्होंने आयरिश एक पैट्रियट थे, उनको कोट करते हुए कहता, उनका नाम ओडोनेल, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ओडोनेल, यस ओडोनेल थे, आयरिश पैट्रियट। तो उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था, आयरिश पैट्रियट को कोट करते हुए, कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिष्ठा से बड़ी कोई चीज नहीं होती, ऑनर से बड़ी कोई चीज नहीं होगी। किसी भी महिला के लिए उसकी चेस्टिटी से, उसकी मतलब जो क्या कहेंगे उसको, इंग्लिश हिंदी वर्ड नहीं सुन, उसकी चेस्टिटी से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती। उसी तरह से किसी राष्ट्र के लिए उसकी लिबर्टी से बढ़ के और कोई चीज नहीं हो सकती। और इसी लिबर्टी से जुड़ी बात बता दूं कि भारत के संविधान, जैसा आपने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान जब बना तो उसमें फंडामेंटल राइट्स कहीं नहीं थे। वो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट से आए जी। वो पहले जो 10 अमेंडमेंट्स हुए फंडामेंटल राइट्स के, उससे आया फंडामेंटल राइट्स। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मौजूद है फंडामेंटल राइट्स। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। भारतीय संविधान की बहुत विशेषताएं हैं, अगर उस पर करेंगे तो एक नहीं 2-3 घंटे सर मैं तो चाहता हूं, और मैं तो आज अपने टीम के साथ भी चर्चा कर रहा था कि क्यों ना भारत समाचार पर हमें एक सीरीज बनाएं और लोगों को संविधान बिल्कुल बनाइए भाई, जैसे भले व्यूअरशिप ना है बट हमें कोशिश करनी नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ, मैं बिल्कुल इसमें सहयोग दूंगा आपको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ रहिएगा। मैं इस पर